नमस्कार श्रोताओं। आज हम गोपाल कृष्ण कौल की कविता पहली बूंद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, वर्षा ऋतु के आगमन का कवि ने किस तरह वर्णन किया है और यह कविता की भूमिका में क्या महत्व रखता है? बहुत सुंदर प्रश्न। कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन को एक नई शुरुआत की तरह दर्शाया है। जैसे लंबे समय बाद सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है, वैसे ही यह कविता भी आशा और जीवन का प्रतीक बन जाती है। यहाँ गर्मी से त्रस्त धरती की व्याकुलता और फिर बारिश के साथ उसका उल्लास, दोनों को बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। यानी कवि धरती के भावों को मानवीय रूप देकर उसकी पीड़ा और खुशी को महसूस कराते हैं। क्या आप मानते हैं कि यह प्रकृति और मानव के संबंध को भी उजागर करता है? बिल्कुल, कविता में धरती को मानो एक जीवंत प्राणी की तरह प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई प्यासी आत्मा बारिश की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही धरती भी अपनी तृप्ति के लिए वर्षा को आतुर रहती है। यह प्रकृति और मानव के गहरे रिश्ते को उजागर करता है, जहाँ दोनों की भावनाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। अब जब हम कविता के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो कवि धरती की प्यास और वर्षा की पहली बूंद का उल्लेख करते हैं। इस भाव को आप किस तरह से समझते हैं? धरती की प्यास एक गहरी प्रतीकात्मकता है। यहाँ प्यास केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। जैसे इंसान आशा और प्रेम की तलाश में प्यासा रहता है, वैसे ही धरती वर्षा की बूंदों के लिए तड़पती है। पहली बूंद गिरते ही सारी सूखापन मिट जाता है, मानो धरती को नया जीवन मिल गया हो। यहाँ पर पहली बूंद को अमृत की संज्ञा दी गई है। क्या आप मानते हैं कि यह रूपक केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अर्थ भी रखता है? बिल्कुल, भारतीय संस्कृति में वर्षा को हमेशा जीवनदायिनी माना गया है। पहली बूंद को अमृत कहना इसी परंपरा का विस्तार है। यह न केवल धरती को, बल्कि किसानों, पशुओं और संपूर्ण जीवन चक्र को पुनर्जीवित करती है। यह भाव कविता में बहुत गहराई से व्यक्त हुआ है। अब बात करते हैं बीजों के अंकुरण की, जो कविता का एक केंद्रीय बिंदु है। कवि ने बीजों के जागने को किस प्रकार चित्रित किया है? कवि ने इसे लगभग जादुई तरीके से दर्शाया है। जैसे ही वर्षा की बूंदें मिट्टी को छूती हैं, वर्षों से दबे बीज अचानक अंकुरित हो उठते हैं। कवि मानो यह कहना चाहते हैं कि जीवन हर समय मिट्टी में सुप्त अवस्था में रहता है, बस उसे जागृत करने के लिए सही समय यानी वर्षा की आवश्यकता होती है। यह विचार बहुत प्रेरणादायक भी है। क्या आप मानते हैं कि यह प्रकृति के चक्र के अलावा जीवन में नए आरंभ की भी ओर संकेत करता है? बिल्कुल, यहाँ बीज का अंकुरण केवल कृषि प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन में संभावनाओं के जागरण का प्रतीक है। जैसे चुनौतियों के बाद एक नई शुरुआत संभव है, वैसे ही सूखे के बाद हरियाली का आना भी उम्मीद की किरण है। यह कविता हमें बताती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि ने धरती को सुंदरी और घास को उसके रोमों की तरह प्रस्तुत किया है। साथ ही बादलों की गर्जना को नगाड़ों की आवाज से जोड़ते हैं। इस कल्पना का क्या अर्थ है? ये चित्रण अत्यंत सुंदर और सांकेतिक है। धरती को सुंदरी के रूप में देखने से उसमें जीवन और भावनाएं आ जाती हैं। घास का मुस्कुराना दर्शाता है कि धरती ने श्रृंगार कर लिया है। वहीं बादलों की गर्जना नगाड़ों जैसी है, जो किसी उत्सव या शादी के समय बजते हैं। यानी यह धरती के यौवन और आनंद को प्रकट करता है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वर्षा सिर्फ मौसम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है? बिल्कुल, भारतीय समाज में वर्षा का आना न केवल कृषि के लिए, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से भी उत्सव का समय होता है। गीत, संगीत, त्योहार और नई उम्मीदें, ये सब वर्षा के साथ आते हैं। कविता पहली बूंद इन्हीं भावनाओं और सांस्कृतिक पहलुओं को खूबसूरती से समेटती है। नमस्कार श्रोताओं। आज हम गोपाल कृष्ण कौल की कविता पहली बूंद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, वर्षा ऋतु के आगमन का कवि ने किस तरह वर्णन किया है और यह कविता की भूमिका में क्या महत्व रखता है? बहुत सुंदर प्रश्न। कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन को एक नई शुरुआत की तरह दर्शाया है। जैसे लंबे समय बाद सूखी धरती पर पहली बूंद गिरती है, वैसे ही यह कविता भी आशा और जीवन का प्रतीक बन जाती है। यहाँ गर्मी से त्रस्त धरती की व्याकुलता और फिर बारिश के साथ उसका उल्लास, दोनों को बड़ी संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। यानी कवि धरती के भावों को मानवीय रूप देकर उसकी पीड़ा और खुशी को महसूस कराते हैं। क्या आप मानते हैं कि यह प्रकृति और मानव के संबंध को भी उजागर करता है? बिल्कुल, कविता में धरती को मानो एक जीवंत प्राणी की तरह प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई प्यासी आत्मा बारिश की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही धरती भी अपनी तृप्ति के लिए वर्षा को आतुर रहती है। यह प्रकृति और मानव के गहरे रिश्ते को उजागर करता है,
जहाँ दोनों की भावनाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। अब जब हम कविता के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो कवि धरती की प्यास और वर्षा की पहली बूंद का उल्लेख करते हैं। इस भाव को आप किस तरह से समझते हैं? धरती की प्यास एक गहरी प्रतीकात्मकता है। यहाँ प्यास केवल भौतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। जैसे इंसान आशा और प्रेम की तलाश में प्यासा रहता है, वैसे ही धरती वर्षा की बूंदों के लिए तड़पती है। पहली बूंद गिरते ही सारी सूखापन मिट जाता है, मानो धरती को नया जीवन मिल गया हो। यहाँ पर पहली बूंद को अमृत की संज्ञा दी गई है। क्या आप मानते हैं कि यह रूपक केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अर्थ भी रखता है? बिल्कुल, भारतीय संस्कृति में वर्षा को हमेशा जीवनदायिनी माना गया है। पहली बूंद को अमृत कहना इसी परंपरा का विस्तार है। यह न केवल धरती को बल्कि किसानों, पशुओं और संपूर्ण जीवन चक्र को पुनर्जीवित करती है। यह भाव कविता में बहुत गहराई से व्यक्त हुआ है। अब बात करते हैं बीजों के अंकुरण की, जो कविता का एक केंद्रीय बिंदु है। कवि ने बीजों के जागने को किस प्रकार चित्रित किया है? कवि ने इसे लगभग जादुई तरीके से दर्शाया है। जैसे ही वर्षा की बूंदें मिट्टी को छूती हैं, वर्षों से दबे बीज अचानक अंकुरित हो उठते हैं। कवि मानो यह कहना चाहते हैं कि जीवन हर समय मिट्टी में सुप्त अवस्था में रहता है, बस उसे जागृत करने के लिए सही समय यानी वर्षा की आवश्यकता होती है। यह विचार बहुत प्रेरणादायक भी है। क्या आप मानते हैं कि यह प्रकृति के चक्र के अलावा जीवन में नए आरंभ की भी ओर संकेत करता है? बिल्कुल, यहाँ बीज का अंकुरण केवल कृषि प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन में संभावनाओं के जागरण का प्रतीक है। जैसे चुनौतियों के बाद एक नई शुरुआत संभव है, वैसे ही सूखे के बाद हरियाली का आना भी उम्मीद की किरण है। यह कविता हमें बताती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। कविता के अंतिम हिस्से में कवि ने धरती को सुंदरी और घास को उसके रोमों की तरह प्रस्तुत किया है। साथ ही बादलों की गर्जना को नगाड़ों की आवाज से जोड़ते हैं। इस कल्पना का क्या अर्थ है? ये चित्रण अत्यंत सुंदर और सांकेतिक है। धरती को सुंदरी के रूप में देखने से उसमें जीवन और भावनाएं आ जाती हैं। घास का मुस्कुराना दर्शाता है कि धरती ने श्रृंगार कर लिया है। वहीं बादलों की गर्जना नगाड़ों जैसी है, जो किसी उत्सव या शादी के समय बजते हैं, यानी यह धरती के यौवन और आनंद को प्रकट करता है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वर्षा सिर्फ मौसम परिवर्तन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है? बिल्कुल, भारतीय समाज में वर्षा का आना न केवल कृषि के लिए बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से भी उत्सव का समय होता है। गीत, संगीत, त्योहार और नई उम्मीदें, ये सब वर्षा के साथ आते हैं। कविता पहली बूंद इन्हीं भावनाओं और सांस्कृतिक पहलुओं को खूबसूरती से समेटती है।